नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ए में है ग्रेनर जॉन मेंडल, बी में है ह्यूगो डी ब्रीट, सी में है चार्ल्स डार्विन और डी में है थॉमस हंट मॉर्गन। तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेनर जॉन मेंडल हैं। एक का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ए में है राइबोसोम द्वारा, बी में है क्रोमोसोम द्वारा, सी में है प्लाज्मा द्वारा और डी में है लाइसोसोम द्वारा। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा लाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का बी। तीसरा क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स होते हैं 3। ए में है डीएनए, बी में है आरएनए, सी में है प्रोटीन्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइबोजाइम्स आरएनए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, बी में है 20 से 30% पानी, सी में है 10 से 20% पानी और डी में है 30 से 40% पानी। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? ए में है बोमर, बी में है स्टेपी, सी में है मेलियस और डी में है इनकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। यह मानव शरीर के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। इसको याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है और जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है ऑप्टो ग्रंथि और डी में है अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि या ऑप्टो ग्रंथि है। यकृत लगभग जो है 15 से 22 मीटर 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? यहाँ देखेंगे, कह रहा है कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। तो विटामिन सी इसका आंसर होगा, जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। सी जो है सो जल में घुलनशील है। यह जो है मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा शरीर में जो है यह भंडारित नहीं होता है। याद रखेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है
ए में है फॉस्फोरस, बी में है सोडियम, सी में है पोटेशियम और डी में है कैल्शियम। तो हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फॉस्फोरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, फॉस्फोरस। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, याद रखेंगे, कोलीकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल फेरॉल जो होता है उसका संश्लेषण जंतु के शरीर में स्वयं होता है और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश के परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से होता है। तो इसको याद रखेंगे, विटामिन डी जो है में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक कोलीकैल्सिफेरॉल और दूसरा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। अब अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति ए में है कम हो जाती है, बी में है बढ़ जाती है, सी में है परिवर्तित नहीं होती है और डी में है पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस की गति बढ़ जाती है। इसका कारण है, जैसे हम लोग वायु ऊपर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि दम फूलने लगता है। तो वायुमंडल के जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो विभिन्न गैसों की मात्राएं तो समान रहती है लेकिन उसकी घनत्व डेंसिटी कम होती जाती है। अतः पहाड़ों पर शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारे सांस फूलने लगती है और सांस की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो ए में है सीने में दर्द, बी में है पसीना एवं जी मचलाना, सी में है बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना और डी में है टांगों में दर्द होना। तो हृदयाघात के लक्षण में सीने में दर्द होना ये भी है, पसीना एवं जी मिचलाना ये भी है, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना ये भी है, टांगों में दर्द होना यह दूसरे कारणों से हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 का डी होगा। 12 याद रखें, 12 है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो इसका 12 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ए में है त्वचा, बी में है मस्तिष्क, सी में है हृदय और डी में है नेत्र। तो सुई चुभने पर मस्तिष्क जो है सो दर्द का अनुभव नहीं करेगा। 13 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है। 14 में है स्टेरॉइड, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन और डी है वसा। तो इंसुलिन जो होता है वह प्रोटीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन की श्रृंखला है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की
की बीटा कोशिकाओं से। इसको याद रखेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? इसको याद रखें, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? ए में है इंसुलिन, बी में है एड्रेनेलिन, सी में है एस्ट्रोजेन और डी में है ऑक्सीटोसिन। कह रहा कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? तो यह एड्रेनेलिन हार्मोन है, जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह अधिवृक्क अथवा एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मनुष्य में खिन्नता का अनुभव होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, डी में है साइटोकाइनिन और डी में है एस्ट्रोजन। तो पूछ रहा है पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन जो है सो पादप हार्मोन है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ए में है एसिटिलीन, बी में है ईथेन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। यह जो है सो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलता है। इसके साथ ही एथिलीन को भी फल पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एथिलीन जो है सो ये एक पादप हार्मोन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पकाने में भी एथिलीन का योगदान होता है। यह एक क्या है? पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। ए में है इसबगोल, बी में है बेलाडोना, सी में है एजा डिरेक्टा और डी में है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा को बायोडीजल कहा जाता है। जेट्रोफा के पौधे से, जेट्रोफा के बीज से जो है सो बायोडीजल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। ए में है फॉल एहरलिच ने, बी में है जोहान साल्क ने, सी में है लुई पास्चर और डी में है जोसेफ लिस्टर। तो पोलियो का टीका सबसे पहले किया था जोनास साल्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। अगला क्वेश्चन है, विष एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ए में है पानी, बी में है जीवाणु, सी में है विषाणु और डी में है फफूंद। तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, विषाणु। 20 का सी हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। ए में है ऑन्कोलॉजी, बी में है जेरोंटोलॉजी, सी में है टेट्रोलॉजी और डी में है ऑर्निथोलॉजी। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो विज्ञान अध्ययन करता है उसको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। याद रखेंगे, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के अध्ययन का विषय जो है क्या है? जेरोंटोलॉजी है। जबकि इसमें विकल्प जो आए हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर या ट्यूमर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। टेट्रोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानता, इसका अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, डेनी सोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ए में है एक प्रकार का डायनासोर का जीवाश्म, बी में है एक आदि मानव जाति, सी में है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र और डी में है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में
एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा आदि मानव की जाति। तो एक बी हो जाएगा, एक आदि मानव की जाति। यह आदि मानव जो है यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। अब अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे। ए में है सीनोजोइक सरीसृप, बी में है मेसोजोइक पक्षी, बी में है पेलियोजोइक एम्फीबिया और डी में है मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो है विशालकाय सरीसृप था जो मेसोजोइक कल्प में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोइक, यानी कि इसका डायनासोर का मेसोजोइक सरीसृप, जो डी विकल्प सही है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ने वाले स्तनपायी हैं। ए में है जगुआर, बी में है शुतुरमुर्ग, सी में है पेलिकन और डी में है चमगादड़। तो उड़ने वाले स्तनपायी चमगादड़ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। ए में है 6 टांगे, बी में है 8 टांगे, सी में है 10 टांगे और डी में है 12 टांगे। तो मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा 8 टांगे। जबकि कीट वर्ग में 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगे होती है। कीट वर्ग में 6 टांगे होती है, मकड़ी में जो है 8 टांगे होती है, जिसके कारण इसको जो है कीट से भिन्न किया जाता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन थे। इसी तरह साइंस के जो है सो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डाला जाएगा जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के साथ साथ केंद्र द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद।